नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल शाम को ये घोषणा की गई सरकार की ओर से कि 16, 17 और 18 अप्रैल को 3 दिन का लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र होने वाला है। आज मैं इस विशेष सत्र के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि 16 मार्च को किरण रिजिजू जी, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री हैं, वो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को खत लिखते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी से बातचीत करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी से बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में कुछ संशोधन करना चाहते हैं। तो किरण रिजिजू से ये खत आता है 16 मार्च को, और 15 मिनट बाद उसी दिन खड़गे जी जवाब देते हैं किरण रिजिजू को कि आपका खत मिला है। ये सब खत मैं आपको दे दूंगा, ये खत मिला है, पर आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, सारे विपक्ष पार्टियों को बुलाइए, एक साथ, अलग बातचीत मत करिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इनकी राजनीति बांटने में और राजनीति करने में कर रहा है, डिवाइड एंड रूल है। तो खड़गे जी ने सोच समझकर लिखा उनको कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और इस ऑल पार्टी मीटिंग में बातचीत करेंगे। आपकी ओर से क्या प्रस्ताव है आप लिखित में दीजिएगा, जुबानी प्रस्ताव नहीं चाहिए, आप लिखित में आपका क्या प्रस्ताव है अधिनियम को लेकर, संशोधन को लेकर, और हम बातचीत करेंगे। 24 मार्च को 8 दिन बाद सारे विपक्ष पार्टी, केवल तृणमूल इसमें शामिल नहीं था, पर तृणमूल सहमत थी इस खत से। राहुल जी, खड़गे जी, सभी नेताओं ने किरण रिजिजू को वापस खत लिखा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहते हैं, 30 महीने बाद आपको ज्ञान आया है कि संशोधन की जरूरत है, उसके बारे में मैं बातचीत करूंगा, पर आप एक ऑल पार्टी मीटिंग फिर से बुलाइए। पर 24 मार्च को सारे विपक्ष पार्टियों ने सर्वसम्मति से कहा कि 29 अप्रैल के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, क्योंकि 29 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होगा। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां व्यस्त हैं, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो इसलिए 29 अप्रैल के बाद आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। तब 2 दिन बाद 26 मार्च को किरण रिजिजू वापस खड़गे जी को खत लिखते हैं, लंबा चौड़ा खत लिखते हैं कि हम दोबारा मांग करते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमसे मिले, बातचीत करें, ताकि हम जो संविधान संशोधन का प्रस्ताव है हम उसको आगे ले चले। फिर से आधे घंटे के अंदर खड़गे जी ने जवाब दिया किरण रिजिजू को कि फिर से दोहराया कि सभी पार्टियों को बुलाइए, ऑल पार्टी मीटिंग सामूहिक तौर से कीजिए। ऑल पार्टी मीटिंग का मतलब है सारी पार्टियां एक होकर मौजूद हों। ऑल पार्टी मीटिंग माने ये सिर्फ ये नहीं है कि सभी पार्टियों से मिले, सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर मिले। और उन्होंने फिर से कहा
कि 29 अप्रैल के बाद ये ऑल पार्टी बैठक बुलाइए। तो ये सारे खत मैं आपको भिजवा दूंगा। 16 मार्च से लेकर 26 मार्च तक ये रिजिजू जी से खरगे जी को और खरगे जी से रिजिजू को ये खत आते रहे, जवाब जाता गया। पर सरकार तो पहले से ही मन बना दी थी। पहला मकसद था उनका 2 या 3 या 4 तारीख को ही स्पेशल सेशन बुला लें, यानी कि असम और केरला के चुनाव के पहले ही स्पेशल सेशन बुला लें। पर क्योंकि ये खत एक्सचेंज 8-9 दिन तक चला, वो नाकामयाब हुए और अंत में उन्होंने एक तरफा निर्णय लिया कि 16, 17 और 18 को जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव होने वाले हैं कुछ दिन बाद, इस चुनाव प्रचार के समय मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट आचार संहिता के समय यह विशेष सत्र बुलाया जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया नहीं गया। विपक्ष की मांग, एक होकर जो मांग की थी सारी विपक्ष पार्टियों ने कि 29 अप्रैल के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और अगली रणनीति जो होनी है हम तय करेंगे, मिलकर तय करेंगे, वो नहीं स्वीकारा गया और सरकार जबरदस्ती मनमर्जी एक तरफा उन्होंने ये निर्णय लिया और कल ये घोषणा हुई कि 16, 17 और 18 को ये विशेष सत्र होगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये सारे खत में किरण रिजिजू की ओर से जो 3 खत आए हैं और कल जो बहस हुई राज्यसभा में, सिर्फ विमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेकर हुई। सिर्फ नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधन की बात की गई। अगर आप ये खत पढ़े किरण रिजिजू का, सिर्फ विमेन्स रिजर्वेशन बिल की बात करते हैं और कोई बात नहीं है। पर अभी साफ हो गया है कि ये विशेष सत्र न केवल महिला आरक्षण अधिनियम को लेकर नहीं है, बल्कि परिसीमन को भी लेकर है। ये कभी परिसीमन की चर्चा नहीं हुई। कभी किरण रिजिजू ने हमें नहीं कहा कि परिसीमन भी एजेंडा पर है, डिलिमिटेशन एजेंडा पे है। सिर्फ नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति का मंत्र जपते रहे, परिसीमन की बात उठाई नहीं। पर अभी साफ हो गया है कि इस 3 दिन में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जो सितंबर 2023 में पारित किया गया था लोकसभा में और राज्यसभा में सर्वसम्मति से, उसमें 30 महीने के अंदर संशोधन लाया जाएगा और परिसीमन को भी लेकर संविधान में संशोधन किया जाएगा। तो यह बात साफ हो गया है कि ये 2 विषय आएंगे इन 3 दिन के विशेष सत्र में। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आपको याद होगा 22 और 23 सितंबर को 2023 को ये जो नया कन्वेंशन सेंटर है, जिसको हम न्यू पार्लियामेंट हाउस कहते हैं, उसका उद्घाटन हुआ था और उद्घाटन करने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर। और वो अधिनियम क्या था? वो अधिनियम था कि ये 1/3 रिजर्वेशन
1/3 आरक्षण महिलाओं को और रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन 1/3 टोटल में और 1/3 शेड्यूल कास्ट सीटों में और 1/3 आदिवासी सीटों में महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। पर इस अधिनियम में लिखा गया था कि ये लागू किया जाएगा परिसीमन और जनगणना के बाद में। अगर आप देखें अनुच्छेद 334(1) आर्टिकल 3341 शामिल किया गया हमारे संविधान में कि ये महिला आरक्षण और आरक्षण विद इन आरक्षण तभी लागू होगा जब परिसीमन और जनगणना खत्म होगी। 23 सितंबर को खरगे जी ने अपने भाषण में कहा, ये आप तुरंत क्यों ना लागू क्यों नहीं करते, आप 2025 के लोकसभा से लागू क्यों नहीं करते, इसके लिए परिसीमन और कोई जनगणना की जरूरत नहीं है, आप तुरंत लागू कीजिए। पर लंबी चौड़ी कहानी सुना गई, सभी लोगों ने कहा सरकार की ओर से नहीं, परिसीमन करना अनिवार्य है, जनगणना करना अनिवार्य है और इसीलिए अधिनियम अभी आप पारित कीजिए, कब लागू होगा हम आपको बाद में बताएंगे। 30 महीने तक सोते रहे, 30 महीने हो गए हैं। खरगे जी ने जो भाषण दिया था ये रिकॉर्ड में है, उन्होंने मांग की थी कि आप जानबूझकर इसको आगे हटा रहे हैं, डिले कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं, आपकी मंशा सही है तो आप 2025 के लोकसभा में भी महिला आरक्षण ला सकते हैं। वो नहीं हुआ। अचानक सरकार ने यह तय किया कि नहीं अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो जनगणना अभी शुरू हुई है ये 2029 तक इसके नतीजे नहीं आएंगे। मैं आपको एक वीडियो प्ले करता हूं। 30 मार्च को गृह मंत्रालय के एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी मृत्युंजय नारायण, जो हमारे रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर हैं, उन्होंने एक प्रेस वार्ता में एक सवाल पूछा गया कि जनगणना के नतीजे कब आएंगे। और सुनिए, देखिए, 3 दिन पहले भारत के महारजिस्ट्रार और जनसंख्या आयुक्त ने क्या कहा। Since ये डिजिटल सेंसस है तो हाउ अर्ली विल द डेटा बी अवेलेबल? सर हियर दिस साइड, विल द डेटा बी अवेलेबल? डिजिटल सेंसस है चूंकि ये। दूसरा सवाल सर, जैसे भारती ने भी पूछा कि कोड डायरेक्टरी होगी कि नहीं कास्ट सेंसस के लिए। डेटा चूंकि जब पहले फिजिकल पेपर्स पे डेटा इकट्ठा होता था तो उसको डिजिटाइज करने में, वो फिजिकल पेपर को इकट्ठा करके स्कैन करना, उसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन से डिजिटाइज करना, उसमें काफ़ी वक्त लग जाया करता था। तो डिजिटल, अब इस बार डेटा डिजिटल माध्यम से प्रारंभ से ही प्राप्त होगा, इसलिए आंकड़े काफ़ी शीघ्रता से जारी किए जा सकेंगे। काफ़ी आंकड़े जो है 2027 में ही हम लोग जारी कर देंगे। सुनिए, महारजिस्ट्रार और जनसंख्या आयुक्त ने क्या कहा 30 मई 2026 को प्रेस वार्ता में कहा कि 227 में ही जनगणना के नतीजे आने लगेंगे और वो सरकार के पास आ जाएंगे, उपलब्ध होगी 2027 में। तो ये कहना कि 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, आज तो डिजिटल इंडिया का जमाना है और ये डिजिटल सेंसस है, उसका श्रेय तो प्रधानमंत्री ले रहे हैं और गलत जानकारी पार्लियामेंट को दी जा रही है, नेता प्रतिपक्ष को दिया जा रहा है। क्योंकि 3 साल लगेंगे
इसलिए अभी हमें संशोधन करना है। अभी आपने सुना कि 2027 में ही सेंसस के जो जानकारी हासिल की जाती है वो उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे। ये अभी जनगणना चल रहा है, पहला चरण है, हाउसिंग सेंसस चल रहा है, और फरवरी के महीने में, फरवरी 2027 में जनसंख्या को लेकर जनगणना शुरू होगी। और आपको याद होगा कि 30 अप्रैल 2025 को वही सरकार जिसने कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी जी को अर्बन नक्सल कहा, क्योंकि उन्होंने कास्ट सेंसस की मांग उठाई थी, अचानक 30 अप्रैल 2025 को वही मोदी सरकार घोषणा करती है कि 2027 में जाति जनगणना भी होगी। पर अभी आपने सुन लिया है कि जाति जनगणना के जो रिजल्ट हैं, जो जानकारी है, वो 2027 में ही आ जाएगा। मैं आपको याद दिला दूं, सरकार को याद दिला दूं कि बिहार में जब जाति सर्वे किया गया था वो 5 महीने के अंदर खत्म हुआ था। तेलंगाना में 4 महीने, 4.5 महीने लगे। तो ये कहना कि 3 साल लगेंगे, इसीलिए हम ये संशोधन ला रहे हैं ताकि 2029 के चुनाव से ही ये लागू होगा, ये बिल्कुल गलत है। इस विशेष सत्र का एकमात्र मकसद है चुनावी लाभ। ये तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने के लिए और दूसरी बार श्रेय लेने के लिए महिला आरक्षण को लेकर यह विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। क्या 15 दिन बाद नहीं बुलाया जा सकता था? आसमान नहीं गिरते। 15 दिन बाद 16 को बुला रहे हो, हम कह रहे हैं 29 के बाद बुलाइए, 15 दिन के बाद बुलाइए। 15 दिन में कौन सा आसमान गिरेगा? क्या शेड्यूल में गड़बड़ी आएगी? डे टू डे शेड्यूल हमने बनाया है, क्या डे टू डे शेड्यूल बनाया है? और 15 दिन में क्या गड़बड़ी होगी? तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ये चुनावी सत्र है ताकि प्रधानमंत्री एक बार फिर श्रेय लेंगे कि महिला आरक्षण को मैं अगले लोकसभा चुनाव से ही लागू कर रहा हूं। जो खरगे जी ने कहा था 2025 से लागू कीजिए, और तब आपने नहीं माना, अभी आप कह रहे हैं 2029 के जो लोकसभा चुनाव हैं मैं लागू करूंगा और उसका श्रेय अभी लेना चाहते हैं। ये तो आचार संहिता का क्लियर उल्लंघन है। बिहार में भी उल्लंघन हुआ था और एक बार फिर उल्लंघन है, और इसका एकमात्र मकसद है तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने के लिए। महिला आरक्षण को लेकर मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पहली बार चुनाव में महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने किया था। 64th and 65th अमेंडमेंट 1989 में लाया गया। पंचायत और नगर पालिकाओं में 1/3 आरक्षण महिलाओं का प्रावधान था। यह संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ
पर राज्यसभा में इसका विरोध हुआ। बीजेपी ने इसका विरोध किया और यह पारित नहीं हो पाया। तब 1993 में जब कांग्रेस सरकार थी, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, सीताराम केसरी सामाजिक कल्याण मंत्री थे, तब 73वां और 74वां संशोधन लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ। 73rd और 74th अमेंडमेंट पारित हुआ और इसका नतीजा है कि आज हमारे देश के पंचायत और नगर पालिका संस्थाओं में करीब 30 लाख चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, 73वां और 74वां संशोधन के कारण, जिसके लिए मार्गदर्शन दिखाया था राजीव गांधी जी ने और कांग्रेस सरकार ने उसको साकार किया 1993 में, उसका नतीजा यह है कि आज 30 लाख चुने हुए प्रतिनिधि हैं पंचायती राज और नगर पालिका संस्थाओं में, और इसमें से 15 लाख महिलाएं हैं। 15 लाख आज भी महिलाएं हैं। पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सारी संस्थाओं को कुल मिलाकर अगर आप देखें, 15 लाख महिलाएं चुनकर आई हैं और 30 लाख चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यानी कि करीब 50% महिलाएं हैं इस आरक्षण प्रावधान के कारण। आरक्षण 1/3 है, पर महिलाओं की संख्या आरक्षण से भी ज्यादा है। तो आज ये जो श्रेय लेना चाहते हैं, डबल श्रेय लेना चाहते हैं, ये डबल इंजन की बात करते हैं, ये तो डबल श्रेय हो गया ना। 2023 में तो आपने श्रेय ले लिया, अब फिर आप संशोधन करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि परिसीमन को लेकर सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया। पर यह सुनने को ओके, आ गया। ओके, थैंक यू। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि परिसीमन को लेकर कोई औपचारिक तौर से प्रस्ताव नहीं आया है सरकार की ओर से, पर कल हमें सुनने को मिला
अनौपचारिक तौर से, मैं कहना चाहता हूं अनौपचारिक तौर से, कि प्रस्ताव यह है कि संविधान में अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 82 में संशोधन किया जाएगा कि समानुपातिक वृद्धि होगी। कहा जा रहा है कि वृद्धि जो होगी विधानसभाओं की और लोकसभा की समानुपातिक होगी। जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं, समानुपातिक का अंग्रेजी है प्रोपोर्शनेट। ये समानुपातिक वृद्धि होगी सरकार की ओर से कि विधानसभा 50%, लोकसभा 50% और हर एक राज्य का जो संख्या है लोकसभा में, मिसाल के तौर से उत्तर प्रदेश 80 है, 120 होगा। ऐसे हर एक स्टेट का 50% वृद्धि होगी, तो यह समानुपातिक होगी, सरकार की ओर से कहा जा रहा है। जब तक औपचारिक तौर से प्रस्ताव नहीं आएगा, हम लोग अपनी राय नहीं दे सकते हैं। पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि समानुपातिक है, ये दावा है, पर असली बात यह है कि दक्षिण भारत के राज्य, उत्तर पश्चिमी भारत के राज्य और कुछ छोटे छोटे उत्तर पूर्वी के राज्यों को बहुत नुकसान होने वाला है। केरला, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, असम, दक्षिण भारत के राज्य, उत्तर पश्चिम भारत के राज्य, छोटे राज्य और उत्तर पूर्वी छोटे राज्य, इनको भारी नुकसान होने वाला है। क्योंकि जो अंतर है उत्तर भारत राज्यों और दक्षिण भारत राज्यों के बीच में, जो अंतर है उत्तर भारत राज्यों और उत्तर पश्चिमी भारत राज्यों के बीच में, वो 1.5 गुना हो जाएगा। मिसाल के तौर से आज केरल में 20 एमपी हैं, उत्तर प्रदेश में 80 एमपी हैं। केरल 30 बनेगा और उत्तर प्रदेश 120 बनेगा, तो 70 का जो फर्क था वो अभी 90 होगा। तो ये 50% ये कहना ये समानुपातिक है, ये गलत है। दिखता समानुपातिक, पर असली बात यह है कि नुकसान कई राज्यों को होने वाला है। दक्षिण भारत के राज्य और जरूर तमिलनाडु और केरला को नुकसान होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी टिप्पणी भी दी है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनीष तिवारी ने भी इस पर एक लेख लिखा है। तो परिसीमन को लेकर हालांकि औपचारिक तौर से कोई प्रस्ताव नहीं आया है, पर जो हमें सुनने को मिला है ये बड़ा खतरनाक प्रस्ताव है। क्योंकि दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों के लिए बहुत भारी नुकसान होने वाला है। तो अंत में साथियों, ये जो खत है आपको मिल जाएगा। रिजिजू जी और खरगे जी के बीच में जो चिट्ठियां लिखी गई हैं, मैं यही कहूंगा कि इस विशेष सत्र आचार संहिता का साफ उल्लंघन है। पहला पॉइंट, ये तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने के लिए बुलाया जा रहा है। दूसरा,
30 महीने बाद सरकार उठी है और कहती है क्योंकि जनगणना के नतीजे में विलंब होगा, इसीलिए हमें आज ही बुलाना है। ये बिल्कुल गलत खबर है, ये झूठ है। क्योंकि आपने देखा है भारत के महारजिस्ट्रार और जनसंख्या आयुक्त ने खुद कहा है कि 2027 में सारी जानकारी मिल जाएगी डिजिटल सेंसस द्वारा। पर हमारी मांग पहले से रही है कि महिला आरक्षण 2024 में ही लागू होना चाहिए था। अगर 2029 में लागू होने का इरादा है, बिल्कुल हम उसका समर्थन करते हैं। पर परिसीमन की जो प्रस्ताव है उस पर और सोचने की जरूरत है, विचार विमर्श की जरूरत है। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि कई राज्यों को नुकसान होगा और खास तौर से दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर पूर्वी भारत। तो अगले हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की एक बैठक बुलाएंगे और उसके बाद विपक्ष पार्टियों के साथ 16 तारीख के पहले एक बैठक होगी, ताकि एक साझा रणनीति हम बनाएंगे। पर मैं ये साफ कहना चाहता हूं कि सारे विपक्ष पार्टी एक हैं। ये बीजेपी का जो प्रयास हमेशा रहता है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो, ये सफल नहीं होने वाला है। और सब लोग जानते हैं कि ये विशेष सत्र का मकसद राजनीतिक लाभ उठाना, इन विधानसभा खास तौर से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए। अगर कुछ सवाल हैं आपके इस सत्र को लेकर, मैं उसका जवाब दूंगा। या प्लीज। Jairam, you have already said that you are going to support the amendment to the Nari Shakti Vandan Adhiniyam. No. We have said in 2023, Mr. Kharge, Congress President, leader of the opposition, Kharge ji, in the Rajya Sabha, said very clearly, please implement Nari Shakti Vandan Adhiniyam 2023 from the 2024 Lok Sabha election. He also said 1/3 reservation for Mahilas belonging to OBC communities. He said this on the floor of the House, and we stand by what he said. That is our policy. That is our policy. Just taking this forward, you have already said that this, women reservation should be implemented from 2024 elections itself. Now that the government is saying that this will be implemented from 2029 elections, so what is your objection? Are you supporting it, or are you, No. your main issue is delimitation? No. First of all, it has taken 30 months. First of all, it has taken 30 months for the government to suddenly wake up and say, we will implement it from 2029. What has happened in this last 30 months? In the last 30 months, the government, the BJP, could not find a majority in the 2024 Lok Sabha election. Number one. Number two, there is economic distress, foreign policy setback after setback, migrant worker distress is very obvious. So create a diversion, call a special session, Nari Shakti Vandan Adhiniyam. These are all examples how the master of distraction functions. This is all distractions. When we asked for immediate implementation in September 2023, it was said it is not possible. Now how come suddenly you are saying
We want it from 2029. So you see, please understand, this government is a government whose foundation is narrative management. They are losing the political narrative. They are losing the foreign policy narrative. They are losing the narrative on LPG prices. So create a special session of parliament. You can call a special session of parliament on the 1st of May. That is what our original idea was. You call the all-party meeting, this was conveyed to Mr. Rijiju, have the all-party meeting on the 29th, and have a special session on 3rd, 4th, 5th of May. No, 16th, 17th, 18th को ही होना है. मुहूर्त निकाला होगा और वो मुहूर्त शुभ मुहूर्त होगा 16, 17, 18. हमने ये मांग की थी कि ऑल पार्टी मीटिंग आप 29 के बाद बुलाइए, यानी कि 30 को बुलाइए, और 3-4 दिन बाद आप विशेष सत्र करना चाहते हैं करिए. पर इन्होंने माना नहीं और पहले से ये चाहते थे कि ये विशेष सत्र पहले ही हो जाए. केरला और असम के चुनाव में भी इनको लाभ हो, पर क्योंकि हम लोग खत लिखते रहे तो उनका वो मकसद पूरा नहीं हो पाया. तो अभी सिर्फ तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल रह गया है, तो उसमें से तो हम फायदा ले लें, इसीलिए वो विशेष सत्र बुला रहे हैं. हाँ संजय. आपने कहा परिसीमन को लेके कांग्रेस पार्टी का प्रिंसिपल स्टैंड क्या रहेगा या है परिसीमन पे? क्या 2027 के सेंसस के रिपोर्ट आने के बाद परिसीमन होना चाहिए? हमें परिसीमन बहुत गंभीर विषय है, संवेदनशील विषय है. किसी राज्य को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. यह कहना कि समानुपातिक वृद्धि होगी, यह पर्याप्त नहीं है. कि ये समानुपातिक वृद्धि के पीछे और कुछ छिपा हुआ है. जैसा कि मैंने आपको कहा, कुछ राज्यों को नुकसान नहीं होना चाहिए और लोकसभा में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो कमजोर नहीं होना चाहिए. तो इस पर विचार होना है, चर्चा होनी है. इसमें जल्दबाजी मत करिए. तो इसमें क्या जल्दबाजी है? 1 महीना लीजिए, पार्टियों से बातचीत कीजिए. आपका प्रस्ताव क्या है, पार्टियों को मौका दीजिए. पार्टी के अंदर भी विचार विमर्श होना है. ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति कह सकता है, मैं कह सकता हूं कि परिसीमन की नीति कांग्रेस पार्टी की ये है. मैं नहीं कह सकता हूं. कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मिलना है. कांग्रेस अध्यक्ष इसीलिए अगले हफ्ते एक बैठक बुलाने वाले हैं. इस पर बातचीत करेंगे, सबसे राय लेंगे, अलग अलग राय होगी. पर हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो परिसीमन का प्रस्ताव है सरकार की ओर से, जो हमें अनौपचारिक तौर से जानकारी मिली है, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है. जयराम जी, एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि विपक्षी दल सारे एकजुट हैं इस मामले पर. बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि सिर्फ सरकार पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली में एकजुट हो जाते हैं, वरना राज्यों में तो आमने सामने सब जगह लड़ रहे हैं ये लोग. तो इनकी कोई एकजुटता सिर्फ दिखावे के लिए है? चाहे केरल की बात करिए, चाहे बंगाल की बात करिए, चाहे असम में हेमंत सोरेन लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव केरल में लेफ्ट का प्रचार कर रहे हैं, तो पूरा बिखरा हुआ गठबंधन है इंडिया ब्लॉक. देखिए, पहले तो किसी को जानकारी नहीं. आप परिसीमन की बात कर रहे हैं, परिसीमन की बात कर रहे हैं ना? नहीं, देखिए, एकजुटता, इन्होंने 1-2 छोटे छोटे पार्टियों को बुलाया और वो पार्टियां गई क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी को बुलाया गया है. और हमने जवाब भी दिया है कि ऑल पार्टी मीटिंग. इसीलिए मैं आपको ये खत दे रहा हूं. 24 मार्च को सारे पार्टियों के नेताओं ने इस पर हस्ताक्षर किया है, जो सरकार को भेजा गया कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए 29 तारीख के बाद. इसमें कोई दो राय नहीं है.
राज्यों में आपस नहीं में नहीं लड़ते? ऐसा देखिए, संशोधन किसको करना है? पार्लियामेंट में होना है ना, पहले पार्लियामेंट में होना है, और यहाँ पार्लियामेंट्री नेताओं ने इस पर हस्ताक्षर किया है। तो ये 24 मार्च को ये जानकारी सरकार को दी गई थी कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। तो इसमें कोई मतभेद नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हालांकि टीएमसी का हस्ताक्षर नहीं है, पर टीएमसी भी इसके साथ है। लेटर में नहीं है पर स्पिरिट में है, पर सभी लोग इसके साथ हैं। जयराम जी, मैं पूनम हूँ, इधर अमर उजाला से इधर पीछे। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि परिसीमन नहीं हो सकता, 22 महीने का वक्त है, और समानुपातिक अगर होगा तो क्या गारंटी है कि क्या ये 7 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर नहीं किया जा रहा है जो आने वाले अगले साल में है? उत्तर देखिए, प्रदेश, उत्तराखंड। मैं पहले तो मैं कह दूं क्या प्रस्ताव है, मुझे औपचारिक तौर से मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, जुबानी जानकारी है, पर मैं जानता हूं इस सरकार से मेरा अनुभव 12 साल हो रहा है। जुबानी जो बोलते हैं और जो अंत में मुझे पढ़ने को मिलता है, जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं है। तो जो मैं कह रहा हूं कि जो मुझे जानकारी मिली है कि परिसीमन जो करना चाहते हैं वो समानुपातिक बताया जा रहा है, पर असली बात यह है कि वो खतरनाक है, क्योंकि दक्षिण भारत के राज्य, उत्तर पश्चिमी भारत के राज्य और उत्तर पूर्वी राज्यों के नुकसान पहुंचेगा, और जो उत्तर भारत के राज्य हैं लोकसभा में उनका जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा। तो इस पर बहुत चिंताजनक विषय है, संवेदनशील विषय है। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि यही फॉर्मूला अपनानी है, एक आम सहमति बनानी है। एक्चुअली मैं कहता हूं आम सहमति नहीं, सर्वसम्मति बनना चाहिए। इस परिसीमन को लेकर आम सहमति नहीं, सर्वसम्मति होने की जरूरत है, और वक्त लगेगा। क्या वक्त दिया जा रहा है? हम क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग ये कर रहे हैं कि 15 दिन रुक जाइए, आपको बातचीत करनी है, विशेष सत्र बुलाना है, बातचीत कीजिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए। जब हम कहते हैं सरकार को कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, तो सरकार कहती है हमने ऑल पार्टी से बात कर ली है। ये देखिए, ये जमीन आसमान का फर्क है। ऑल पार्टी से बात करना और ऑल पार्टी बुलाना, सभी पार्टियों से बात करना, और आप क्या करते हैं आप ही जाने। अगर आपको पारदर्शिता में विश्वास है तो सर्वदलीय बैठक बुलाइए। जयराम जी, जयराम इधर सर। से कहाँ है? जी, ओ सॉरी, जयराम जी, आप कह रहे हैं कि समानुपातिक परिसीमन नहीं होना चाहिए, देश के लिए बड़ा खतरनाक है, साउथ नहीं, वर्सेस। जो प्रस्ताव मुझे जानकारी मिली है जी। 50% की, वो समानुपातिक दावा किया जा रहा है, पर असलियत और कुछ अलग है। जी, मेरा पूरा सवाल ओके, सुन लीजिए। ओके, हाँ। हाँ, मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि दक्षिण वर्सेस नॉर्थ हो जाएगा, या ये कहें कि कई राज्यों को भारी नुकसान होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस का क्या फॉर्मूला है कि दक्षिण के राज्यों को नुकसान न पहुंचे? क्या आप कांग्रेस पार्टी और आप लोग अभी क्या इस कोई पर सुझाव विचार देना करेंगे। चाहते हैं? अगले हफ्ते बैठक बुलाई जा रही है, कांग्रेस अध्यक्ष बैठक बुला रहे हैं, अभी प्रक्रिया शुरू होगी, हम सोचेंगे। हमारे पास कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, और ये कांग्रेस पार्टी का फॉर्मूला नहीं होगा। ये सारे पार्टियों से बातचीत करनी चाहिए, और जैसा कि विक्रांत ने कहा, सभी राज्यों से भी बात करनी चाहिए, सबसे बातचीत करनी चाहिए। किन राज्यों से आपने बात की है ये बताइए? किसी राज्य से बातचीत नहीं हुई है? वीबी जी राम जी, बहुत शोर मचाया गया, वीबी जी राम जी, वीबी जी राम जी। किस राज्य सरकार के साथ आपने मशवरा की? किसी से नहीं, आपने तय कर लिया। तो जल्दबाजी मत कीजिए, हमारी ये मांग है, जल्दबाजी मत कीजिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए 29 के बाद, और उसके बाद जो कुछ करना है हम लोग सामूहिक तौर से तय करेंगे। पर अब तो उन्होंने एक तरफा
तोप चलाया है ना, इनकी आदत है एक तरफा तोप चलाने की। उन्होंने तोप चला दिया है कि 16, 17, 18 को विशेष सत्र होगा। जयराम सर, No. Don't twist my words. All parties have been united. That all opposition parties were united and are united. That the all-party meeting should be held after the 29th of April. Number one. Number two, all opposition parties are united that a special session convened on 16th, 17th and 18th is a violation of the Election Model Code of Conduct. Number three, all parties are committed to the 1/3 reservation for women in Lok Sabha and Vidhan Sabha. There's no doubt about it. There's no need for the Prime Minister to take credit one more time. Where there has been no discussion is on Pariseeman. There is no, कभी बातचीत नहीं हुई है, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई है, पार्टी के अंदर चर्चा नहीं हुई है। हमें बातचीत करना है, हमारे राज्यों से बातचीत करना है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा अगले हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करेंगे, उसके बाद विपक्ष पार्टियों के साथ एक मुलाकात होगी 16 तारीख के पहले। so Jairam sir, do you see this delimitation step that is being brought by the government as a political ploy by the BJP, that it gets long-term political gains in northern states, whereas if we talk about southern states, they are going to lose in it? The letter that let me read out to you. ये हालांकि ये आपको मिल जाएगा, पर मैं आपको बताता हूं जो किरण रिजिजू ने 3 खत लिखे हैं, और 3 खत, पहला खत जो आया है उसको दोहराया है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। Respected Shri Mallikarjun Kharge ji, as President of the Indian National Congress and esteemed leader of the opposition in the Rajya Sabha, you occupy a position of immense responsibility and moral authority in our parliamentary democracy. Your long public life and experience in legislative affairs continue to guide meaning deliberations in the House. अब ये सुनिए, प्रस्ताव क्या है? 16 तारीख मार्च को किरण रिजिजू तो एक मुखौटा है ना, किरण रिजिजू के पीछे 2 बड़े तोप हैं। किरण रिजिजू तो छोटा तोप है, 2 बड़े तोप हैं, जीवन और जीटू। क्या है सोच देखिए, जीवन और जीटू का तोप जो किरण रिजिजू लिखते हैं। On several occasions I had sought time from you to hold a detailed discussion with the government regarding 106th Constitutional Amendment Act 2023, namely Nari Shakti Vandan Adhiniyam, which provides 33% reservation for women in Lok Sabha and state legislative assemblies. Given the significance of its implementation framework and broad national consensus required for effective operationalization, government again reiterates its request and seeks an opportunity to interact with you and senior members of the party. इस खत में परिसीमन एक शब्द नहीं है। 16 मार्च को, तब 26 मार्च को वापस खत आता है और लंबा खत है, परिसीमन का जिक्र ही नहीं है, सिर्फ नारी शक्ति वंदन अधिनियम। मेरा कहने का मतलब यह है कि बात हो रही है नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन की, और दूसरे पॉकेट से परिसीमन निकाल रहे हैं। पहले दिन से आपकी नीयत साफ नहीं है। अब क्यों नहीं कहते हम परिसीमन के बारे में आपसे बातचीत करना चाहते हैं?
परिसीमन का जिक्र नहीं है, खत में नहीं है, जुबानी भी इसमें नहीं। कल शाम को अनौपचारिक तौर से हमें जानकारी मिली कि परिसीमन भी हराया जाएगा। ये गलत तरीका है, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये मनमर्जी तरीका है, एक तंत्र का तोप का तरीका है। और ये तरीका है जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमेशा पार्लियामेंट की तरह अपनाते हैं। तो हमारी आपत्ति जो सिस्टम अपनाया गया, जो प्रथा अपनाया गया है, जो प्रणाली अपनाई गई है आम सहमति बनाने के लिए, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। नीयत इनकी साफ नहीं है। अगर नीयत साफ होती तो पहले खत में लिखते हम चाहते हैं कि नारी शक्ति अधिनियम में संशोधन हो और परिसीमन में भी हम संशोधन करेंगे, मैं समझ सकता था। परिसीमन की बात आपने की ही नहीं, अचानक आप परिसीमन की बात करते हैं। We do not want any disturbance in the present relative strength. We do not want any disturbance in the relative strength. Categorical. We don't want any state to suffer. We don't want the relative strength also to be changed under any form. जयराम जी, आपने जिस तरह से ऑल पार्टी मीटिंग की बात की, संसद में भी आपने जो है सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे, लेकिन किरण रिजिजू कहते हैं कि सभी पार्टियों से हमारी बात हो चुकी है। सभी पार्टियों, उन्होंने 4-5 पार्टियों के साथ बात की है, 4-5 पार्टी। वो ऑल पार्टी मीटिंग का परिभाषा क्या होता है? ऑल पार्टी मीटिंग की परिभाषा है सभी पार्टी एक रूम में आते हैं, बैठते हैं, बातचीत होती है, सरकार की ओर से प्रस्ताव आता है, उस पर बातचीत होती है, वो ऑल पार्टी मीटिंग होता है। ऑल पार्टी मीटिंग इन्होंने वेस्ट एशिया पर तो बुलाया, पर इस पर क्यों नहीं बुलाते? ये इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। नीयत साफ नहीं है इनकी, इसीलिए वो ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाना चाहते। सर, आपने अभी कहा कि सरकार की विदेश नीति फेल्योर है, लेकिन आपके ही पार्टी के सीनियर लीडर आनंद शर्मा जी ने कल ट्वीट करके कहा कि वेस्ट एशिया को लेकर जो सरकार की रणनीति है वो काफ़ी सधी है, सुलझी है। क्या कहेंगे इस पर? ये एक और मिसाल है जो बिल्कुल साफ दर्शाता है कि हमारे देश में एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और दूसरा मिसाल है कि लोकतांत्रिक पार्टी एकमात्र पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।